नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसने न जाने कितने लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। हमारे पास एक बढ़िया समीक्षा है इसकी, तो आज इसी के मुख्य विचारों को खंगालेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझे और ये भी कि इतनी असरदार क्यों रही, खासकर उन लोगों के लिए जो पर्सनल फाइनेंस को मतलब नए नजरिए से देखना चाहते हैं। इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। दो पिता, बिल्कुल अलग सोच, पैसे को लेकर जमीन आसमान का फर्क, है ना? चलिए इसी को खोलते हैं। तो किताब का जो बेस है वो कियोसाकी के दो पिताओं की कहानी है। एक तो उनके अपने पिता, पुअर डैड जैसा वो कहते हैं, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर हमेशा मतलब आर्थिक तंगी रही। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, कम पढ़े लिखे पर बिजनेस माइंडेड और अमीर। यही कंट्रास्ट दिखाता है कि पैसे को लेकर नजरिए और तरीके कितने अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से किताब का एक बहुत ज़रूरी पॉइंट निकलता है। कियोसाकी कहते हैं कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, स्कूल, कॉलेज, वो हमें एकेडमिक सिखाती है, प्रोफेशनल स्किल्स देती है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे का मैनेजमेंट, निवेश कैसे करें, टैक्स वगैरह, ये सब नहीं सिखाती। रिच डैड का फलसफा यही था कि भाई अमीर बनना है तो पैसे की भाषा सीखो। और वो मशहूर लाइन तो है ही, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सुनने में ही एकदम अलग लगता है। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो संपत्ति और देनदारी वाला आइडिया, एसेट्स और लायबिलिटीज। किताब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती है। संपत्ति वो जो जेब में पैसा डाले, जैसे किराया आता हो किसी प्रॉपर्टी से, या स्टॉक्स, डिविडेंड्स, या कोई बिजनेस जो खुद ना चलाना पड़े। और देनदारी वो जो पैसा निकाले, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, बड़ा सा घर जिसकी किश्तें भारी हों। शायद ये बेसिक फर्क समझना ही सबसे पहला स्टेप है। निश्चित रूप से ये सोच उस आम सलाह से बिल्कुल अलग है कि भाई अपना घर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कियोसाकी का तर्क है कि अगर वो घर सिर्फ आपके ऊपर खर्चे लाद रहा है तो वो संपत्ति कैसे हुई, वो तो देनदारी है। हाँ। और यहीं से हम आते हैं रैट रेस पर, चूहा दौड़। ये उस साइकिल की बात है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हैं। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा कमाओ तो ज्यादा खर्च करो, फिर कर्ज लो और उस कर्ज को चुकाने के लिए और मेहनत करो। बस रिटायरमेंट तक यही चलता रहता है। किताब कहती है कि इससे बाहर निकलो, पैसिव इनकम बनाओ। पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जिसके लिए आपको हर रोज एक्टिवली काम ना करना पड़े। सही। हाँ। हाँ, बिल्कुल। और एक और बड़ी दिलचस्प बात थी उसमें, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। ऐसी जॉब चुनो जहां सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप जैसे स्किल्स सीखने को मिले। भले ही शुरू में सैलरी कम क्यों ना हो, ये स्किल्स बाद में अपना कुछ खड़ा करने में काम आएंगे। सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और मुझे लगता है यही किताब की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी कहानी कहने की स्टाइल, भाषा बहुत सरल है और ये मोटिवेट करती है। जो जटिल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स है उन्हें भी आसान बना देती है। पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल सकती हूँ। खासकर उनके लिए अच्छी है जिन्हें फाइनेंस का मतलब पहले कोई आइडिया नहीं है। हाँ। आंखें खोल देती है एक तरह से। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से तो काम नहीं चलता है ना। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है। क्या करना है तो बताती है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है। सही कहा, ये एक कॉमन क्रिटिसिज्म है। और ये भी कि कई आइडियाज बार बार रिपीट होते हैं। और पारंपरिक शिक्षा को लेकर इसका जो नजरिया है वो कुछ लोगों को थोड़ा नेगेटिव या ओवर सिंप्लीफाइड लग सकता है। और हाँ, एक बड़ा सवाल रिच डैड के असल में होने पर भी है। क्या वो सचमुच थे या कियोसाकी ने उन्हें एक किरदार की तरह गढ़ा है? अगर वो काल्पनिक है तो फिर किताब की बातों पर कितना भरोसा किया जाए, ये सवाल उठता है। साथ ही रियल एस्टेट पर बहुत ज्यादा जोर है। शायद वो हर किसी के लिए या हर मार्केट में उतना काम ना करे। हाँ, ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी इसका असर तो मानना पड़ेगा, जबरदस्त रहा है। दुनिया भर में करोड़ों कॉपियां बिकी, 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ।
इसने पर्सनल फाइनेंस और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नई लहर तो जरूर शुरू की। बिल्कुल। और ये किताब अपील करती है उन लोगों को जो पर्सनल फाइनेंस में नए हैं या जो पारंपरिक सोच से हटकर कुछ करना चाहते हैं, युवा प्रोफेशनल्स जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, या कोई भी जिसे लगता है कि वो रैट रेस में फंस गया है और बाहर निकलना चाहता है। तो अगर समअप करें तो ये किताब शायद एक डिटेल्ड फाइनेंशियल हाउ टू गाइड ना हो, पर ये सोच बदलने वाली किताब जरूर है। माइंडसेट शिफ्ट। इसकी असली वैल्यू शायद इसके फिलॉसफिकल अप्रोच में है। पैसे, काम और जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया देती है, भले ही प्रैक्टिकल सलाह थोड़ी कम हो। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल रह जाता है कि जब इसमें प्रैक्टिकल सलाह की कमी है, ऑथेंटिसिटी पर भी थोड़े सवाल हैं, तो फिर भी क्यों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इससे इतना कनेक्ट करते हैं? क्या ये कियोसाकी की कोई खास सलाह है, या बस ये बात कि आपको पैसे और करियर के बारे में जो सिखाया गया है उससे अलग सोचने की एक तरह से अनुमति मिल जाती है? ये सोचने वाली बात है।